हेलो गाइस, स्वागत है सभी का डिजिटल तैयारी पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की हिंदी वाली बुक हम कर रहे थे। ठीक है, ये वाली बुक इसी को करेंगे अब कंटिन्यू। नया चैप्टर, बिल्कुल फ्रेश चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। हिंदी वाली बुक में क्या होता है, हर एक चैप्टर में दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे। पार्ट बी में सब्जेक्टिव सवाल आएंगे जिसके अंदर आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो पहले हम करेंगे पार्ट ए को, जहाँ पे आप ब्रैकेट में देख सकते हो पार्ट ए। ठीक है, और इस पूरे वीडियो सीरीज के अंदर, टाइम एंड डिस्टेंस की पूरी सीरीज के अंदर पार्ट नंबर 1 अब ये जो शुरू हो रहा है आपके सामने। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एज ऑलवेज हर एक सवाल को ट्राई करना है पहले, फिर यहाँ पे समझने की कोशिश करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छी किताब है, जैसा आपको पता ही है, हम शुरुआत से करते आ रहे हैं। बस तो अब कंटिन्यू करते हैं। पार्ट ए शुरू करेंगे सबसे पहले। पार्ट ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 ये आ गया आपके सामने। ठीक है, तो पहले एक बार ट्राई कर लें अपनी तरफ से, उसके बाद यहाँ पे समझें क्या कह रहा है सवाल। तो सवाल हमें यहाँ पे ये कह रहा है, दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चल लेती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है। ठीक है, मतलब आपको दो ट्रेन है, ट्रेन 1 और ट्रेन 2, दोनों ट्रेन की स्पीड, स्पीड क्या होता है, चाल क्या होता है, दूरी बटा समय। तो जो चाल है, स्पीड है, उसका रेशियो आपको गिवन है, कितना है, 6:7 है। कितना दे रखा है, 6:7 है दे रखा है। इसके अलावा आपको दूसरी रेलगाड़ी की एक्चुअल स्पीड कितनी है वो भी दे रखी है इनडायरेक्टली। कैसे, देखो सवाल कह रहा है ना कि भाई 4 घंटे में 364 किलोमीटर चल लेती है सेकंड रेलगाड़ी। इसका मतलब सेकंड रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, चाल कितनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस रख लिया 364 बटा टाइम रख लिया 4, कितना आ जाएगा, देखो ये 91 आ जाएगा। कितना आ गया, 91। इसका मतलब ट्रेन 2 की एक्चुअल स्पीड कितनी है, 91 है। यानी ये जो 7 है इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 91 है। कैसे आया ये, यहाँ पे 13 से गुणा करने पर आया, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 13 है। तो फिर 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 13 इंटू 6 कर लो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 78। तो ट्रेन 1 की स्पीड कितनी हो गई, 78 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, शुरुआत हुई है जस्ट, तो बिल्कुल सिंपल से शुरुआत, सिंपल से सवाल के साथ होती है, आपको पता ही है पूरी किताब में। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं सवाल थोड़े थोड़े अच्छे होते हुए चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्या है अगला सवाल। अगला सवाल हमें कह रहा है, 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात क्या होगा। आपको 3 कारों की स्पीड का रेशियो दे रखा है। ठीक है, आपको बोला है कि अगर तीनों कारें इक्वल डिस्टेंस, समान दूरी तय करती है, तो उनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, कार 1, कार 2 और कार 3। स्पीड का रेशियो में गिवन है, स्पीड का रेशियो में गिवन है, कितना गिवन है, 2:3:4। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें टाइम का रेशियो फाइंड करना है इक्वल डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस कितनी तय करनी है ये सवाल में गिवन नहीं है, तो कुछ भी मान लो मन से, कुछ भी। ठीक है, कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए हमेशा क्या करो कि जो स्पीड होती है ना, उसके एलसीएम को आप डिस्टेंस मान लो, ताकि कैलकुलेशन आपकी सिंपल रहे। तो मैं क्या कर लेता हूँ, 2, 3 और 4, तीनों का एलसीएम कितना होता है, तीनों का एलसीएम 12 होता है। तो मैंने मान लिया टोटल डिस्टेंस जो है वो 12 यूनिट्स है। ठीक है, मान लिया टोटल डिस्टेंस कितनी है, 12 यूनिट्स है। हमें पता है कि जब हम डिस्टेंस के अंदर टाइम, डिस्टेंस के अंदर स्पीड का भाग लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है, टाइम मिलता है। देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसका मतलब अगर मैं डिस्टेंस के अंदर स्पीड का भाग लगा लूँ, देखो डिस्टेंस 12 है, स्पीड 2 है, तो 12 में 2 का भाग लगाएंगे कितना मिला, 6। 12 में 3 का भाग लगाएंगे कितना मिला, 4। 12 में 4 का भाग लगाएंगे कितना मिला, 3। इसका मतलब समान दूरी, मान लिया कुछ भी है, 12 यूनिट्स है, तो उसको तय करने में जो टाइम का रेशियो है वो कितना है, तो वो है 6, 4 और 3, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई बात समझ में। सोच रहे हो कि सर एग्जाम में कैसे पता चलेगा ये 12 कहाँ से है, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको कि कुछ भी मान सकते हो, 2, 3 और 4 का एलसीएम मानोगे तो कैलकुलेशन आसान रहेगी। बाकी आप कुछ भी मान लो, चाहे एक्स मान लो, चाहे 100 मान लो, प्रोसीजर सेम फॉलो करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्या है, बहुत ही सिंपल सिंपल से सवाल से शुरुआत हुई है। मैंने इंग्लिश वाली आर एस अग्रवाल के अंदर भी ये चैप्टर पूरा करवा दिया है, तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ और सवाल हम देखें तो इंग्लिश वाली आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन भी जरूर देखें। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है उसमें, थोड़ा लेवल ज्यादा है, लेवल थोड़ा अच्छा है उसके अंदर, हाई लेवल भी है। ठीक है, तो आप ये भी करें, यहाँ से बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, उसके बाद वो भी जरूर देखें, तो वहां से आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी इस टॉपिक से रिलेटेड। अब देखो ये आगे हमारा अगला सवाल क्या है, एक बार ट्राई कर लो अपनी तरफ से, उसके बाद समझते हैं क्या करना है इसके अंदर।
एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से गया और वापस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से लौटा, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। देखो, एक व्यक्ति है ए से बी तक गया, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा से गया, x किलोमीटर प्रति घंटा से गया, वापस बी से आया तो y किलोमीटर प्रति घंटा से आया। दूरी देखो सेम है दोनों ही केस में, भाई दोनों ही केस में उस आदमी ने डिस्टेंस तो इक्वल ट्रेवल की है। तो जब भी ऐसा केस आ जाए कि जाकर वापस आया है और औसत दूरी आपको निकालनी है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है 2xy बटा x प्लस वाई। क्या होता है 2xy बटा x प्लस वाई, ये डायरेक्ट एज ए रिजल्ट आपको याद रखना है। आगे जब सवाल आएंगे तो डायरेक्ट मैं बताऊंगा ये ऐसे ही करना है आपको, उसके बाद डेराइव नहीं करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि आया कहाँ से, ठीक है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d है। मान लिया दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d है। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितनी तय हुई, पहले यहां से यहां तक गई कार या फिर जो भी व्यक्ति है, फिर वापस यहां से यहां तक आया, मतलब डी गया और डी आया, तो कुल मिलाकर कितने डिस्टेंस ट्रेवल हुई, 2d डिस्टेंस ट्रेवल हुई। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कुल दूरी की जगह 2d, और बट्टा में क्या लिखते हैं हम, कुल समय, कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो कुल समय हमें लिखना है। पहले आप देख लो जाने में कितना समय लगा, ठीक है, पहले आप देख लो जाने में कितना समय लगा। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाने में कितना समय लगा, तो डिस्टेंस d है और स्पीड क्या थी, जाते टाइम x थी, तो ये जाने वाला समय। और आने में क्या समय लगा, तो डिस्टेंस कितनी है, d है और स्पीड कितनी है, y है, तो ये लग गया आने वाला समय। तो जाने का समय प्लस आने का समय क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर समय हो जाएगा d बटा एक्स प्लस d बटा वाई, ये हो गया हमारा कुल समय। देखो सही है। अब आप जब इस चीज को एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये d तो कॉमन आके कट गया, नीचे जब आप एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, नीचे अपन को मिल जाएगा x प्लस वाई और ये एक्स वाई, ये एक्स वाई जो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2xy बट्टा में x प्लस वाई, बस यही चीज है। तो आपको ये चीज डायरेक्टली याद ही रखनी है, एग्जाम के अंदर अब आपको ये डायरेक्ट नहीं करना है, आगे जब सवाल भी आएंगे तो हम डायरेक्टली ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे हमारे 4th नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो क्या है, पहले ट्राई करें अपनी तरफ से, उसके बाद यहाँ पे समझे क्या कह रहा है सवाल। ए तथा बी किसी एक ही दूरी को 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है, तो वह दूरी कितनी है, ये आपको ज्ञात करना है। भाई एक दूरी है, ए जो है उसको 9 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रेवल कर रहा है और बी उसको 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रेवल कर रहा है। बस ये है कि ए को थोड़ा ज्यादा समय लग गया, बी से 36 मिनट ज्यादा लग गए। तो आपको फाइंड करना है कि वो डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, कुछ भी नया नहीं करेंगे। सवाल क्या कह रहा है कि ए ने जो समय लिया है, मतलब टाइम टेकन बाय ए, वो बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है। यही कह रहा है 36 मिनट है, इसमें बटा 60 कर लेता हूं ताकि ये आवर में चेंज हो जाए। ये सारी कैलकुलेशन किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो इसको मैंने घंटे में चेंज कर दिया 60 का भाग लगा के। यही कह रहा है सवाल, भाई ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है, तो यही ए का समय बी के समय से 36 अधिक है, सही है। अब इसके अंदर टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला हमें अच्छी तरीके से पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, बस ये एक ही फॉर्मूला लगता है पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब टाइम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाना है, डिस्टेंस कितनी है मुझे नहीं पता, तो डी का डी लिख देता हूं और बटा स्पीड, ए की स्पीड कितनी है 9 है, यहाँ पे लिख लिया 9, और बराबर में फिर से डिस्टेंस कितनी है वही है डी, और स्पीड कितनी है बी की वो है 10, और ये आ गया प्लस 36 बटा 60, ठीक है, सिंपल है। अब इसको सॉल्व करना है, ये d बटा 10 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या मिलेगा मुझे d बाई 9 माइनस d बाई 10 और बराबर में कितना हो जाएगा 36 बट्टा 60 हो जाएगा। यहाँ पे 9 और 10 दोनों का एलसीएम मैंने ले लिया एक बार के लिए 90, तो 90 में 9 का भाग लगाएंगे 10 आएगा, ऊपर जाएगा तो 10d और यहाँ पे कितना आएगा 9d, और ये कितना हो गया 36 और ये 60। 30 से काट लो 3 बार में, 30 से काट लो 2 बार में, 2 से इसको काट लो 18 बार में, देखो सही है क्या। उसके बाद में ये 3 जब इस तरफ जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा 54, यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ देखो 54 हो जाएगा, और 10d में से 9d जाएगा तो क्या मिल जाएगा d मिल जाएगा। और आपको फाइनली यही तो चाहिए था कि d कितना है, दूरी कितनी है, तो दूरी कितनी है 54 किलोमीटर है। ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, बस ये एक फॉर्मूला यूज हुआ है और मैक्सिमम जगह सारा का सारा जगह ये एक ही फॉर्मूला काम आता है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला काम आ जाता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बाकी काफी जगह पे मैं रेशियो मेथड से करवाता हूँ जहाँ पे फॉर्मूले की जरूरत पड़ती नहीं है,
ठीक है, तो देखते हैं जैसे जैसे सवाल आएंगे वैसे वैसे मैं आपको साथ साथ में छोटे छोटे से जो कॉन्सेप्ट बनते हैं वो सिखाते चलूंगा। ये आ गया देखो हमारे पास अगला सवाल, ट्राई करें एक बार, पहले पॉज करें। ठीक है, अब यहाँ पे समझे क्या कह रहा है सवाल। ए बी से दुगुना तेज धावक है। यहाँ पे ए और बी के बारे में कह रहा है, स्पीड की बात कर रहा है। देखो तेज का मतलब क्या होता है, स्पीड की तो कंपैरिजन कर रहा है। तो ए बी से दुगुना है, मतलब अगर ये 1 है तो ये कितना है, 2 है, स्पीड का रेशियो। उसके बाद बी सी से तिगुना तेज धावक है। बी जो है ना वो सी का तिगुना है, इसका मतलब अगर ये 1 है तो ये कितना है, 3 है। ये इन सब की स्पीड का रेशियो है। ठीक है, आगे, यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटे 54 मिनट में तय की हो तो ए उसे तय करने में कितना समय लेगा। अब आपको दे दिया कि कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है वो ट्रेवल करनी है, सी ने वो दूरी 1 घंटे 54 मिनट में तय की, तो फिर ए को कितना समय लगेगा ये याद करना है। इस टाइप का एक सवाल हमने शुरुआत में किया था, बस वही सेम टाइप का सवाल है, थोड़ा अलग तरीके से पूछ रखा है। हमने एक सवाल किया था जिसमें स्पीड का रेशियो था, हमने टाइम का रेशियो निकाल लिया था, बस वही चीज यहाँ पे करेंगे। भाई स्पीड का रेशियो है, हम टाइम का रेशियो निकाल के कंपेरिजन करके आंसर टिक लगा देंगे। देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो ये ए और बी का रेशियो है, ये बी और सी का रेशियो है। पहले इन सबको मर्ज करके तीनों का एक सिंगल रेशियो निकाल लेते हैं। और रेशियो को कैसे मर्ज करते हैं तो हम शुरुआत से करते हुए आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से, इसके अलावा परसेंटेज से, हर चैप्टर में आपको बता रखा है कैसे मर्ज करता है रेशियो को। तो 1 और 3 का एलसीएम ले लो, यहाँ पे लिख लिया 3, सही है। 3 से 3 कैसे आया, 1 गुणा करने पर, तो इस 3 की लाइन में जो भी है ना उसको 1 से गुणा कर लो, ये हो गया 1। उसके बाद ये 1 से 3 कैसे आया, 3 गुणा करने पर, तो इस 1 वाली लाइन में जो भी उसको 3 से गुणा कर लो, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6। अब हालांकि आप ऐसा भी कर सकते हो, इधर 1 लिख लो इधर 3 लिख लो, फिर गुणा कर लो इन सबको, लेकिन फिर वो रटने वाली बात हो गई। जब आपके सामने बड़े बड़े रेशियो आ गए तो फिर हो सकता है कि वहां पे आप भूल जाएं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो ये मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि कभी भूल भी जाओ तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो कि करना क्या है, क्यों करते हैं ऐसा और किस लिए करते हैं, सारी चीजें क्लियर हो। तो ये मेरे पास रेशियो आ गया किनका, ए बी सी की स्पीड का। ए बी सी की स्पीड का रेशियो कितना आ गया, 6, 3 और 1। ठीक है, अब अगर स्पीड का रेशियो आ गया, डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल कर रहे हैं, ए और सी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोला था, जब भी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करें तो कुछ भी मान लो, मन से दूरी को कुछ भी मान लो। कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए क्या करो, इन सब का एलसीएम मान लो। तो इन सब का एलसीएम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो मान लो कि डिस्टेंस जो है ना वो 6 यूनिट की है। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस 6 यूनिट की है तो फिर टाइम क्या होगा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 6 बटा स्पीड 6 कितना आएगा, 1। डिस्टेंस 6 बटा स्पीड 3 कितना आएगा, 2। डिस्टेंस 6 बटा स्पीड कितनी, 1, ये कितना आ गया, 6। देखो सही है। अब टाइम का रेशियो आ गया इक्वल डिस्टेंस तय करने के लिए। अब आप कंपेयर कर लो, सी को कितना समय लगा, 1 घंटे 54 मिनट। 1 घंटे 54 मिनट को अगर मैं पूरा ही मिनट में चेंज कर दूं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, है नहीं है। तो 60 मिनट और 54 मिनट ये अलग से कितने हो गए, कुल मिलाकर 114 हो गए। ये होता है 60 और 60, 120 में 6 घटा लो, 114 होगा, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये जो 6 है इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 114 है। कितनी है, 114 है, सही है। ये कैसे आया, तो ये देखो आप 19 से गुणा करने पर आया। कैसे आया, 19 से गुणा करने पर आया। इसका मतलब आप इसको भी क्या कर लोगे, 19 से गुणा कर लोगे। तो 19 इंटू ये कितना होता है, 19 ही होता है। मतलब जो दूरी सी ने 1 घंटे 54 मिनट में तय की, वही दूरी ए ने कितने मिनट में तय की, तो वो 19 मिनट में तय की। तो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में। बढ़ते हैं देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है हमारे पास, एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। एक रेलगाड़ी है, उसने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की गति का 4/5 है तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय कर सकती है, ये आपको याद करना। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है। भाई हमारे पास रेलगाड़ी की स्पीड दे रखी है, इनडायरेक्टली दे रखी है, हमें निकालनी पड़ेगी पूरी तरीके से। अगर रेलगाड़ी की स्पीड आ गई तो कार की स्पीड आ जाएगी, कार की स्पीड आ गई तो ये इतने समय में कितनी दूरी तय कर सकती है कार, वो भी हम निकाल लेंगे। तो ट्राई करते हैं। देखो सबसे पहले तो ट्रेन की स्पीड निकालते हैं। ट्रेन की स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 1235 दे रखी है, और टाइम कितना है, 19 है, तो ये लिख लिया 19। देखो सही है। ठीक है, ये आ गई मेरे पास ट्रेन की स्पीड। अब सवाल आगे क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की गति का 4/5 है। तो अगर रेलगाड़ी की गति ये है तो फिर कार की गति कितनी होगी, कार की गति होगी रेलगाड़ी की गति यानी 1235/19 का 4/5। इसको डायरेक्टली 4/5 से गुणा कर लो। मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने सोचा बाद में कर लेंगे, तो बाद में करेंगे। चलो 4/5 लिख लिया। अब इसको हटा लेते हैं। ये आ गई मेरे पास क्या, कार की स्पीड। अब इस स्पीड से कार को 22 घंटे तक चलना है, कितनी दूरी तय कर लेगी कार,
ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। देखो एक ही फॉर्मूला लग रहा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसका मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम होगा। अगर मैं टाइम को इस तरफ भेज दूं, ये एक ही फॉर्मूला अलग अलग तरीके से घुमा घुमा कर लग रहा है बस, बाकी कुछ नहीं है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम है। स्पीड कितनी है? तो ये रही, इनटू टाइम कितना चलना है मुझे? 22 घंटे तक चलना है, तो 22 से गुणा करा लो। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले मैं इसको 5 से काट लेता हूँ। 5 से जब मैंने काटा तो 2 बार में कट गया, ठीक है। उसके बाद 2 आगे भेजा तो 4 बार में, 3 आगे भेजा तो 7 बार में, सही है। उसके बाद 19 से जब मैंने काटा तो ये 1 बार में, फिर 5 आगे चला गया तो 3 बार में, सही है। उसके बाद में मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना हो गया ये? 88 हो गया। 4 इंटू 22 88, और इंटू क्या करना है मुझे? 13 करना है। इंटू क्या करना है? 13 करना है, सही है। 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, और ये कितने हो गए? 104। यहाँ पे लगा लो 10, और 104 और 10 कितने हो गए? 114। बहुत ही सिंपल है। तो 1144 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कैलकुलेशन है हल्की फुल्की, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बढ़े आगे अगले सवाल की ओर। आई होप सारे सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। अगर समझ में आए तो लाइक जरूर करें। ये आ गया हमारे पास अगला सवाल। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। जब वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है ना, तो वो अपने विद्यालय में 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। लेकिन वो क्या करता है, बाद में उसको पता चल गया कि भाई मैं 3 किलोमीटर से जाता हूँ, 3 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता हूँ, तो मैं लेट पहुंच रहा हूँ 5 मिनट। तो अगले दिन उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली और 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर लिया। तो उसको पता चला कि इस बार तो मैं 5 मिनट पहले ही पहुंच गया। तो आपको सवाल में पूछा है कि उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको घर और स्कूल के बीच में, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है और सिंपल तरीके से कराऊंगा। ये तरीका बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा, तो पूरा ध्यान से ये मेथड समझ ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मेथड। और इस टाइप के हर सवाल में लगता है, ये एसएससी में काफी बार आ चुका है। कम से कम आप मान के चलो हर शिफ्ट के अंदर इसका सवाल बनता ही था पहले, जब 2016 के आसपास की बात करें, 2016 से पहले की बात करें। अब भी कई बार प्री के अंदर इस टाइप के सवाल देखने को मिलते हैं, रेलवे के अंदर देखने को मिलते हैं, इसके अलावा और भी जो एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर देखने को मिलते हैं। स्पेशली एसएससी का बहुत ही फेवरेट सवाल था ये 2016-17 तक। तो क्या करना है इसके अंदर, ध्यान से समझो कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है। यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो जब वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो 5 मिनट लेट पहुंचता है, 5 मिनट लेट पहुंचता है। जब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो 5 मिनट जल्दी पहुंचता है। जल्दी पहुंच रहा है ना, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अर्ली। लेट पहुंच रहा है इसलिए ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे लेट, ताकि समझ में रहे, पता रहे मैं। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्पीड यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो स्पीड, स्पीड ये है बिफोर और ये है आफ्टर। पहले क्या स्पीड से चलता था? 3 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब किस स्पीड से चलता है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा से। चाहे पहले की बात करो चाहे अभी की बात करो, डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल कर रहा है। जा तो घर से विद्यालय रहा है, डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल कर रहा है। और जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है कि जब डिस्टेंस इक्वल हो तो कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए मन से कुछ डिस्टेंस को मान लो, और कैलकुलेशन आसान रखने के लिए इन दोनों का एलसीएम ही मानो। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 12 होता है। तो मान लिया कि घर से स्कूल की डिस्टेंस 12 यूनिट्स है, मान लिया 12 यूनिट्स है, ठीक है। तो अगर 12 यूनिट्स डिस्टेंस है, स्पीड हमारे पास पड़ी है 3 और 4 है, तो क्या हम टाइम निकाल सकते हैं? रेशियो निकाल सकते हैं टाइम का, ठीक है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी? 12, स्पीड कितनी? 3, तो 12/3 कितना? 4, 12/4 कितना? 3। मतलब पहले उसको जाने में 4 यूनिट टाइम लगता था और अब उसको वहां पे पहुंचने में 3 यूनिट का टाइम लगता है। पहले और अब के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो? तो 1 यूनिट का है। कितना है? 1 यूनिट का डिफरेंस है भाई। जब वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा था तो उसको 4 यूनिट का टाइम लगता था। जब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता था तो उसको 3 यूनिट का टाइम लग रहा है। इसका मतलब पहले और बाद वाले केस में टाइम का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट का टाइम डिफरेंस है। लेकिन एक्चुअल में टाइम डिफरेंस कितना है? देखो 10 मिनट का है। एक्चुअल में टाइम डिफरेंस कितना है? 10 मिनट का है। भाई आप किसी जगह पे एक दिन 5 मिनट लेट पहुंचे और अगले दिन आप 5 मिनट जल्दी पहुंच गए, दोनों ही केसेस के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है? देखो 10 मिनट का गैप आ रहा है ना। तो एक्चुअल टाइम डिफरेंस को यहाँ से कंपेयर करवा लो। इस एक की वैल्यू कितनी है? एक्चुअल में 10 है। इस एक की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? देखो 10 है, सही है क्या? इस एक की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 10 है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि ये 10 मिनट है,
ये जो 10 है ना, ये 10 मिनट है, और ये जो हमने 3 4, ये 4 3 कहाँ से लिखा है, हमने किलोमीटर प्रति घंटा से लिखा है। तो या तो इसको मिनट में चेंज करो या फिर इसको घंटे के अंदर चेंज करो। मैं क्या कर लेता हूँ, इस 10 में 60 का भाग लगा लूँ, ताकि ये जो 10 मिनट है ना वो घंटे में चेंज हो जाए। 10/60 लिख दिया तो ये घंटे के अंदर चेंज हो गया। तो 1 से ये 10/60, 10/60 का मतलब कितना होता है, 1/6। तो 1 से 1/6 कैसे आया होगा, 6 का भाग लगाने पर आया होगा। तो सवाल में जो पूछा है आपको उसको 6 से डिवाइड लगा लो। सवाल में आपको डिस्टेंस पूछा है ना, तो डिस्टेंस को 6 से डिवाइड लगा लो। तो 12 में 6 का डिवाइड लगाएंगे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 किलोमीटर है। तो 2 किलोमीटर यानी ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई बात समझ में। अगर इसी सवाल में स्पीड पूछ लेता तो आप गलती से स्पीड को डिवाइड ना कर दे 6 से, ध्यान रखें डिवाइड ना कर दें, इस बार फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फिलहाल तो स्पीड हमें दे ही रखी है, आगे देखेंगे हमारे पास जब कोई सवाल आएगा तो मैं आपको बता दूंगा वहां पे क्या करना है। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपने टाइम में 6 का डिवाइड लगाया, तो आप डिस्टेंस के अंदर 6 का डिवाइड लगा सकते हो। स्पीड के अंदर 6 से डिवाइड नहीं लगाओगे, आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, बाई चांस अगर सवाल में कभी पूछ ले। ठीक है, क्योंकि स्पीड और टाइम आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं सेम डिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो आई होप ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। इस सवाल को अच्छी तरीके से नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार रिपीट हो चुका है, मैं आपको फिर से बता दूं। बढ़ते हैं देखो आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। ये आगे अगला सवाल क्या है, अगला सवाल, तो एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए p किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है, परंतु फिसलन के कारण उसकी चाल q किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। यदि उस दूरी को तय करने हेतु उसे r घंटे लगे तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है, ये आपको ज्ञात करना है। भाई नॉर्मली क्या होता है कि लड़का 1 किलोमीटर की दूरी p किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी p किलोमीटर प्रति घंटा से तय कर लेता है, लेकिन जो सरफेस है वो थोड़ी फिसल रही है, इस वजह से उसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई, q किलोमीटर प्रति घंटा से कम हो गई। सही है, उसकी चाल q किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। ठीक है, तो आगे बोल रहा है कि चारों में से कौन सा सही है अगर वो डिस्टेंस r घंटे में ट्रेवल कर लेता है फिसलन की वजह से। तो समझना यहाँ पे सवाल, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सही है क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना लगा, r घंटे, तो टाइम की जगह लिख लो r। डिस्टेंस कितनी तय की, 1 किलोमीटर, तो d की जगह लिख लो 1। स्पीड कितनी है, फिसलन के कारण नॉर्मली p से चलता है, लेकिन फिसलन के कारण स्पीड q से कम हो गई। तो पहले p थी, अब q कम कर लो उसमें से, तो नई स्पीड क्या हो जाएगी, p माइनस q हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख लो p माइनस q, यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, p माइनस का q। ये आ गया हमारा आंसर। तो इसको थोड़ा इधर उधर करना है ताकि एक्चुअल आंसर आ जाए। तो ये p माइनस क्यू, इस चीज को मैं इस तरफ लेके आ जाता हूँ, r को इस तरफ लेके आ जाता हूँ, ये हो गया 1/r। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, p माइनस क्यू बराबर 1/r। ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आया है हमारे पास, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। हाईवे पर दो प्लेसेस है ए और बी, 100 किलोमीटर दूरी पर है वो आपस में। एक कार ए से तथा अन्य कार बी से रवाना होती है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले तो परस्पर 5 घंटे में मिलती है। यदि वे एक दूसरे की और विपरीत दिशाओं में चले तो वो 1 घंटे में मिलती है। तो तेज चलने वाली कार की चाल कितनी है, ये आपको ज्ञात करना है। सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, पहले एक बार पॉज करके ट्राई करो अपनी तरफ से, उसके बाद यहाँ पे समझते हैं। सवाल ये कह रहा है कि जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती है, देखो सबसे पहले तो एक बार डायग्राम में समझे, यहाँ पे ये ए है और ये बी है, एक कार यहाँ पे है और एक कार यहाँ पे है। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, यहाँ पे लिख लिया 100 किलोमीटर की डिस्टेंस। ठीक है, सवाल कह रहा है कि अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चले, दोनों एक ही डायरेक्शन में चले, दोनों इस तरफ जा रही है, तो ये आगे जाके कहीं पे मिलती है रास्ते में। ठीक है, आगे जाके कहीं पे रास्ते में मिलती है, कितनी देर में मिल लेती है, तो वो 5 घंटे में मिल लेती है। लेकिन अगर दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ आए, भाई मैं बी को इस तरफ घुमा के इस तरफ चलाता हूं, तो जब वो अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो वो मात्र 1 घंटे में मिल जाती है। तो तेज चलने वाली कार की स्पीड क्या है, मान लिया कि कार ए तेज चल रही थी, भाई कार ए मैंने इस तरफ माना तो कार ए तो तेज होगी, आगे जाके अगर ए पकड़ रही है बी को, इसका मतलब ए तेज है। तो मान लिया ए तेज चलने वाली कार है, तो अगर सेम डायरेक्शन में चलते हैं, तो जब भी दो गाड़ियां हाईवे के ऊपर सेम डायरेक्शन में चलती है तो रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष गति कैसे निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस लेकर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस लेकर निकालते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आप हाईवे पे जा रहे हो या फिर मान लो किसी ट्रेन में जा रहे हो, किस में भी बैठ के जा रहे हो, मान लो आप अपनी कार में बैठ के जा रहे हो हाईवे के ऊपर, ठीक है, इस दिशा में जा रहे हो, आपके पास एक और गाड़ी चल रही है,
ठीक है, वो भी अपनी कुछ अलग रफ्तार से चल रही है। तो आप देखोगे कि जब दोनों आप एक दूसरे की तरफ जा रहे हो, मतलब एक ही दिशा में जा रहे हो, इसी दिशा में जा रहे हो, तो आप देखोगे कि ये वाली जो कार है आपको धीरे धीरे क्रॉस करेगी। कैसे क्रॉस करेगी? धीरे धीरे क्रॉस करेगी। और यही मान लो कि दूसरी वाली कार सामने से आ रही है और आप ऐसे जा रहे हो, मतलब दूसरी वाली कार सामने से आ रही है, आप ऐसे जा रहे हो, आप देखोगे कि वो सामने वाली कार आपको मात्र कुछ सेकंड के अंदर पार कर लेगी। लेकिन वही सब समान दिशा में चल रही थी तो थोड़ा ज्यादा समय लग रहा था। इसका कारण क्या है कि रिलेटिव स्पीड जब आप समान दिशा में जाते हो ना तो कम हो जाती है, डिफरेंस लेते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है, मतलब जोड़ के निकालते हैं। तो फिलहाल 5 घंटे लग रहे हैं, ज्यादा समय लग रहा है। ज्यादा समय लग रहा है क्यों? क्योंकि रिलेटिव स्पीड कम हो जाती है, डिफरेंस यूज करते हैं हम। तो 5 घंटे लग रहे हैं सेम डायरेक्शन में जाने में, तो ए की गति माइनस बी की गति, ये क्या होगा? उस सिचुएशन की पूरी रिलेटिव स्पीड होगी, सापेक्ष गति होगी। मान लिया ए कार ए की गति को दर्शा रहा है और बी कार बी की गति को दर्शा रहा है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे जो कार है ना उनकी गतियों को दर्शा रहा है। 5 घंटे का समय लगा, ठीक है। देखो ये कार ऐसे चल रही थी, ये कार इस डायरेक्शन में ऐसे चल रही थी, तो बीच में फिलहाल शुरुआत में गैप कितना था? 100 किलोमीटर था। फिर ये धीरे 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 आगे जाकर ये गैप कितना हो गया? गैप बिल्कुल जीरो हो गया उनके बीच में। जब गैप जीरो होगा उनके बीच में तभी तो वो दूरी दोनों के बीच का जो गैप है वो खत्म होगा, सही है। तभी तो आगे जाके कार आपस में कहीं पे मिलेगी, ठीक है। तो जब भी रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे तो हम कार के बीच में डिस्टेंस कितनी है वो डिस्टेंस यूज करेंगे। यूं नहीं है कि सर ये यहाँ पे कारें थी फिर आगे जाके यहाँ पे कहीं पे मिली है तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की ये पूरी डिस्टेंस यूज करनी चाहिए ना, ऐसा नहीं होता है। रिलेटिव स्पीड के लिए हम डिस्टेंस कौन सी यूज करते हैं? जो दोनों कारों के बीच की डिस्टेंस है, क्योंकि रिलेटिव स्पीड ने किया क्या है? उन दोनों कार के बीच का जो गैप है 100 किलोमीटर का वो कम किया है धीरे धीरे जाके, मतलब रिलेटिव स्पीड ने वो 100 किलोमीटर तय किए हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए माइनस बी बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर है, बटा टाइम कितना है? 5 घंटे है। यहाँ पे लिख लो 5 घंटे। 100 में 5 का भाग लगा लोगे तो कितना मिल जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसके बाद अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसका मतलब इस बार चालें जुड़ गई, ए और बी की स्पीड ऐड हो गई, जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया अभी जस्ट। तो फिर से स्पीड का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज करेंगे। फिर से डिस्टेंस तो यही यूज करेंगे भाई, एक इस तरफ से आ रही है एक इस तरफ से आ रही है, दोनों के बीच में शुरुआत में कितना गैप है? 100 किलोमीटर का गैप है। टाइम कितना लगा इस बार? 1 घंटे का टाइम लगा, तो एक का भाग लगा लो, कितना आ गया? ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा। आपके पास दो समीकरण है ए और बी के बीच में, ठीक है। तो इन दोनों समीकरण को सॉल्व करो, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, बस यही करना है। तो सिंपल सी है, ये दोनों समीकरण सॉल्व करने पर ए कैसे निकलता है? दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा लो, तो 100 और 20 को जोड़ोगे कितना हो गया? 120। 120 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना मिल गया? 60। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा ए की चाल हो गई। और अगर बी की चाल पूछ लेता तो 100 में से 20 को घटा लो 80, उसमें 2 का भाग लगा लो, कितना आ जाएगा? 40। तो वो हो जाएगी बी की गति। आपको बोला है तेज चलने वाली कार की गति, तो तेज तो कौन चल रहा है? ए चल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो आई होप गाइस सारे के सारे सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुके हैं। अगर समझ में आए हैं तो लाइक जरूर करें, कमेंट में भी लिख के बताएं कि किस तरीके से आपको चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। बस इसी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, आगे आने वाले सवालों को अपकमिंग पार्ट्स के अंदर सॉल्व करेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर